नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को पेपर फर्स्ट के मुगल वंश के शासकों में बाबर के पुत्र हुमायूं पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो पता लगता है कि नासिरुद्दीन हुमायूं यानी कि हुमायूं शब्द का अर्थ तो होता है भाग्यशाली, लेकिन यह भाग्यशाली शासक नहीं रह पाया था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर के चारों पुत्रों में सबसे बड़ा था और उसकी माता का नाम माहिम बेगम था। कहते हैं बाबर ने हुमायूं की शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध किया था, इसलिए हुमायूं तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो गया था। इसके अतिरिक्त उसने दर्शन शास्त्र और गणित की भी शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं उचित सैनिक शिक्षा का भी इसका प्रबंध किया गया था। 18 वर्ष की आयु से ही हुमायूं ने युद्धों में भी भाग लेना शुरू कर दिया था और पानीपत के युद्ध में एक सेना की टुकड़ी का संचालन भी किया और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध इसने संघर्ष में भाग भी लिया था। इस प्रकार कहते हैं शासक बनने से पूर्व हुमायूं को युद्धों का अच्छा अनुभव हो गया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो उससे पहले वह अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गया था। लेकिन कहते हैं बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं के संभल में होने के कारण प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली ने बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को राज सिंहासन पर आसीन कराने का षड्यंत्र किया था, किंतु कार्यान्वित होने से पूर्व ही वह असफल हो गया था और हुमायूं को 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठाया गया। जैसे ही वह गद्दी पर बैठा तो हुमायूं की कठिनाइयां शुरू हो गई। यानी कि हुमायूं की पहली यानी कि प्रारंभिक कठिनाइयां कैसी थी कि कहा जाता है कि उसका जो ताज था वो कांटों का ताज था। इस विषय में ख्वाजा मीर का कथन भी उल्लेखनीय है। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही बाबर ने संसार की गद्दी छोड़ी और स्वर्ग में अनंत विश्राम प्राप्त किया, हुमायूं की विपत्तियों का आरंभ हो गया। उसके समक्ष विशाल साम्राज्य की एक समस्या थी कि बाबर ने हुमायूं के लिए कहते हैं उत्तराधिकार में एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था, जिसमें विशाल भारतीय भूभागों के अतिरिक्त मध्य एशिया के भी बल्ख, बदख्शां, कुंदूज के प्रांत भी सम्मिलित थे। इतने विशाल साम्राज्य को युद्धों के द्वारा ही संचालित किया जा सकता था, अतः इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना अत्यंत ही कठिन कार्य था। रशब्रुक विलियम्स भी कहते हैं कि बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध के समय संगठित रखा जा सकता था और जो शांति के लिए नितांत दुर्बल, रचना विहीन और निराधार था। प्रशासनिक व्यवस्था का भी अभाव था कि बाबर ने जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उस साम्राज्य में सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना उसने नहीं की थी। इस प्रकार हुमायूं को असंगठित राज्य उत्तराधिकार में मिला था। विशाल साम्राज्य को संगठित कर वहां सक्षम और कार्यकुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना हुमायूं के लिए आवश्यक था, किंतु कहते हैं यह कार्य भी सरल नहीं था। लेनपुल ने कहते हैं ठीक ही लिखा है कि बाबर ने अपने पुत्र के लिए जो साम्राज्य छोड़ा उस पर शासन करना आसान नहीं था और न ही हुमायूं उसके योग्य था। साम्राज्य का विभाजन बाबर ने कहते हैं अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं से कहा था कि मेरा जो आदेश है उसका सारांश ये है कि तुम अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वो उस बुराई के लायक ही हों। बाबर ने हुमायूं से साम्राज्य को भाइयों में विभाजित करने के लिए भी कहा था। अतः हुमायूं ने क्या किया, बाबर की इच्छा अनुसार साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर का प्रांत उसने दिया। कहते कालांतर में साम्राज्य का विभाजन उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। विशेष रूप से कामरान तो दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने का इच्छुक था, किंतु हुमायूं के भाई कहते हैं स्वयं तो इतने योग्य नहीं थे कि हुमायूं के लिए खतरा उत्पन्न कर देते, किंतु वो अन्य व्यक्ति उनको अपने साथ मिलाकर संकट उत्पन्न कर सकते थे। इस प्रकार इसके लिए बहुत मुश्किल का समय शुरू हो गया था। दोषपूर्ण सैन्य संगठन था।
बाबर ने अपनी सेना में प्रत्येक जाति और वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया था। इस प्रकार कहते हैं मुगल सेना में, जैसा कि मैंने बाबर के व्याख्यान में भी बताया था कि मुगल, तुर्क, उज्बेक, अफगान, भारतीयों का सम्मिश्रण था मुगल सेना। और जब तक बाबर था तब तक तो वो अपनी योग्यता के कारण सेना को अनुशासित रख सका था, किंतु हुमायूं के शासक बनते ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। सेना को अनुशासित और संगठित रखना हुमायूं के लिए आवश्यक था। रिक्त राजकोष की भी समस्या थी कि जो बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया तो वहाँ के राजकोष को खुले हाथों उसने अपने सैनिकों में बांट दिया था। यहाँ तक कि काबुल की जनता में भी धन बांटा गया था। बाबर की इस अपव्ययी नीति के कारण राजकोष खाली हो गया था और हुमायूं ने भी शासक बनने के पश्चात आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया और धन का अपव्यय किया। अतः साम्राज्य जो था वो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो गया था। बाबर के संबंधियों के भी षड्यंत्र थे। उसमें अनेक मिर्जा लोग अपने को बाबर का संबंधी बताते थे और स्वयं को सिंहासन का अधिकारी मानते थे। मिर्जाओं में सबसे प्रभावशाली मोहम्मद जमान मिर्जा था, जो हिरात के सुल्तान का पुत्र था। जमान मिर्जा का विवाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन मासूमा बेगम के साथ हुआ था। उसे पहले बिहार और बाद में जौनपुर का भी शासक बना दिया गया था, किंतु वह उतने से संतुष्ट नहीं था और दिल्ली के राज सिंहासन पर उसने अपनी नज़र टिका रखी थी। दूसरा संबंधी जो था मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, जो तैमूर का वंशज था। इसके पास पैतृक राज्य नहीं था और भारत में अपनी आकांक्षाओं को वो पूर्ण करना चाहता था। और एक अन्य संबंधी मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा था, जो बाबर का बहनोई था और जिसने बाबर की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री की सहायता से स्वयं शासक बनने का प्रयत्न किया था। इनके अतिरिक्त भी कहते हैं अनेक प्रतिद्वंदी भी हुमायूं के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। राजपूत समस्या भी थी कि बाबर ने खानवा के युद्ध में सांगा को परास्त कर राजपूतों की शक्ति को चकनाचूर तो कर दिया था, किंतु राजपूत क्या थे, पुनः धीरे धीरे संगठित होते जा रहे थे। इस बार राजपूतों का नेता राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह था, जो मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्प था। अफगान समस्या भी उसके सामने मुंह खोले खड़ी थी कि कहते हैं कि राजपूतों के साथ साथ अफगान सरदार भी पुनः अपना राज्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। पानीपत के युद्ध में यद्यपि इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था और मारा भी गया था, लेकिन अफगान शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ था। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी जो था, बंगाल के शासक नसरत शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता था और बिहार में शेर खां भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना देख रहा था और मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। इब्राहिम लोदी का जो चाचा आलम खां था, वो भी गुजरात के शासक की सहायता लेकर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो इस तरह से हुमायूं जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ था और वह कहते हैं इस समय इन परिस्थितियों में एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, किंतु हुमायूं उतना योग्य नहीं था, अतः उसे अपार संकटों का कहते हैं सामना करना पड़ा। हुमायूं के अभियानों की बात करें तो राजगद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने जिन समस्याओं को अपने सामने देखा, उनको हल करने के लिए हुमायूं ने अनेक सैनिक अभियान भी किए ताकि अपनी स्थिति को वह सुदृढ़ कर सके। उसका पहला अभियान था कालिंजर पर आक्रमण। हुमायूं ने कहते हैं राजगद्दी पर बैठने के 6 साल बाद ही कालिंजर पर आक्रमण किया था। कालिंजर का किला कहते हैं अत्यंत सुरक्षित माना जाता था और इससे पूर्व भी जब बाबर ने वहां आक्रमण किया था तो उससे समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा था। हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि कालिंजर का राजा रुद्र प्रताप कालपी पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहा था और कालपी का जो किला है वो अत्यधिक सामरिक महत्व का था। अतः हुमायूं ने कालिंजर के किले को घेरा। यह घेरा जो है 1 माह तक चलता रहा। अंततः कहते हैं उसे कालिंजर के शासक से समझौता करना पड़ गया था और कालिंजर का जो अभियान है वो उसके लिए फलदायक नहीं रहा। महमूद लोदी से उसका संघर्ष रहा है, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। उसने बिहार पर अधिकार करके एक शक्तिशाली सेना तैयार की थी और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भी वह प्रयत्न कर रहा था। उसने जौनपुर पर आक्रमण किया, वहाँ के मुगल सूबेदार जुनैद जो है उसको परास्त किया। हुमायूं को जब इसकी सफल सूचना मिली थी तो उसने कालिंजर का घेरा उठाया और तुरंत बिहार की ओर अग्रसर हुआ।
हुमायूं और महमूद लोदी का सामना अगस्त 1532 ईस्वी में कहते हैं दोहरिया नामक स्थान पर हुआ, जिसमें कहते हैं हुमायूं को विजय श्री मिली थी। महमूद लोदी की सेना परास्त होकर बिहार की तरफ भाग खड़ी हुई, किंतु कहते हैं हुमायूं भागती हुई अफगान सेना का सामना नहीं कर सका, क्योंकि उसी समय उसे उसके भाई कामरान के विद्रोह का सामना कहते हैं समाचार मिल गया था, जिसका उसे सामना करना था। कामरान का विद्रोह। हुमायूं के भाई कामरान ने हुमायूं को युद्धों में व्यस्त देखकर अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न किया और मुल्तान और लाहौर पर अधिकार किया। उसके पश्चात हुमायूं से निवेदन किया कि वह पंजाब और मुल्तान के प्रदेश उसे दे दे। हुमायूं उस समय इतनी समस्याओं से घिरा हुआ था कि उसने कामरान को अपना विरोधी बनाना उचित नहीं समझा और उसकी इस बेतुकी कहते हैं मांग को उसने अस्वीकार कर लिया था। अब हम चलते हैं हुमायूं और बहादुर शाह के संबंध क्या रहे हैं, यानी कि मालवा और गुजरात के साथ हुमायूं के क्या संबंध रहे हैं। मालवा और गुजरात कहते हैं हुमायूं के लिए सैनिक और राजनीतिक भूलों के कारण भारी मुसीबत सिद्ध हुए। यह हुमायूं के लिए कहते हैं गौरव की बात थी कि उसने मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु साथ ही यह अधिक दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह अपनी गलतियों से शीघ्र ही इन दोनों प्रांतों को भी खो बैठा था। मालवा और गुजरात की समस्या किस प्रकार से थी कि अगर हम पहला बिंदु लेना चाहें तो बहादुर शाह द्वारा मालवा को गुजरात में मिलाया जाना। इसमें कहते हैं दोनों राज्यों ने योग्य शासकों के अधीन भारी राजनीतिक प्रभुत्व और प्रधानता प्राप्त की। 1526 में गुजरात की गद्दी पर बैठने वाला बहादुर शाह प्रसारवादी और महत्वाकांक्षी सुल्तान था। 1530 में बाबर की मृत्यु के समय मालवा गुजरात और राजपूताना के बीच संघर्ष का विषय बना हुआ था। आखिर 28 मार्च 1531 ईस्वी को बहादुर शाह ने मालवा को अपने राज्य में मिला लिया और इसमें उसे कहते हैं मेवाड़ के राणा की मौन स्वीकृति भी प्राप्त थी। कि मालवा और गुजरात के संयोजन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला और हुमायूं की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही, तो हम चलो देखते हैं कि बहादुर शाह अब मालवा और गुजरात का तो शासक बन गया, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा और प्रसारवादी नीति को कहते हैं पर लग गए थे। इस समय भिलसा, उज्जैन, रायसीन राजपूत सरदार सिलहदी के अधिकार में थे। बहादुर शाह जो है वो इन प्रदेशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए सक्रिय हो गया था। जब तक ये भाग उसके प्रभाव से अलग रहते तब तक उसकी कहते हैं मालवा विजय जो थी वो अपूर्ण थी। और गुजरात का दक्षिणी पूर्वी सीमांत, मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी सीमांत मिल गया, अतः दोनों राज्य एक दूसरे के सीधे प्रतिद्वंदी बन गए थे। मालवा पर गुजरात की विजय से मेवाड़ की कमजोरी स्पष्ट हो गई। कहते हैं बहादुर शाह मालवा की ओर से निर्भय होकर अब इस स्थिति में हो गया था कि अपने सभी साधनों को वो मेवाड़ के विरुद्ध लगा सके। मालवा विजय के फलस्वरूप गुजरात का राजनीतिक एकांतवास जो था वो खत्म हो गया और उसके लिए हिंदुस्तान के केंद्र में घुसने का मार्ग खुल गया था। कहते हैं अब गुजरात के लिए अहमदनगर राज्य पर अधिक प्रभावी रूप से दबाव डालना संभव हो गया था। मुगल साम्राज्य की प्रादेशिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया था। हुमायूं के लिए कालिंजर विजय अनिवार्य हो गई थी और कहते हैं बहादुर शाह की प्रसारवादी नीति के कारण हुमायूं उसकी कार्यवाहियों को अपनी निगाह में रखने के लिए चुनार में शेर खां से उलझे रहने की बजाय उसने संधि करके आगरा लौट आना उचित समझा था। हुमायूं फरवरी 1533 में अपनी कूटनीति का उपयोग करते हुए ग्वालियर गया, क्योंकि कहते हैं इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ को घेरे हुए था और हुमायूं को यह डर था कि कहीं वह मुगल साम्राज्य पर भी आक्रमण न कर दे। इस परिस्थिति को देखकर बहादुर शाह ने मार्च 1533 में मेवाड़ से संधि की और गुजरात लौट गया। बहादुर शाह की विस्तारवादी नीति की बात करें हम तो पता लगता है कि मालवा की विजय के बाद बहादुर शाह ने रायसीन पर अधिकार करने का निश्चय किया था और वह सिलहदी से असंतुष्ट भी था, क्योंकि गुजरात की गद्दी पर बैठने के बाद वह उसकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ था। सिलहदी ने बहादुर शाह को प्रसन्न करने के लिए एक अमीर को गुजरात भेजा और उसके बाद 1532 ईस्वी के शुरू में वह स्वयं उससे मिलने गया। तब उसे उसी समय कहते हैं बंदी बना लिया गया। कहते हैं इस राजपूत सरदार ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, किंतु बहादुर शाह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा,
क्योंकि बहादुर शाह ने भिलसा और उज्जैन पर कहते हैं इस समय तक अधिकार कर लिया था और फिर रायसेन के दुर्ग को उसने घेर लिया था। कहते हैं सिलहदी का भाई जो लक्ष्मण सिंह है वो दुर्ग की रक्षा कर रहा था। दुर्ग की सेना से आत्मसमर्पण कराने और अपने परिवार को दुर्ग से बाहर सुरक्षित रूप से लाने के लिए बहादुर शाह से आज्ञा लेकर कहते हैं सिलहदी दुर्ग के अंदर गया, लेकिन कहते हैं वहां अपनी पत्नी और अन्य संबंधियों की प्रताड़ना से वह पुनः हिंदू बन गया। तब बहादुर शाह ने तोप खाने की सहायता से, जिसकी कमान प्रसिद्ध तोपची रूमी खां के हाथ में थी, दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सिलहदी और लक्ष्मण सिंह और अन्य राजपूत कहते हैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रायसेन विजय के बाद बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ के जागीरदारों में पारस्परिक कहते हैं वैमनस्य बढ़ा हुआ था। सांगा के भतीजे नरसिंह देव और कुछ अन्य असंतुष्ट जागीरदारों ने गुजरात सुल्तान से चित्तौड़ पर आक्रमण की प्रार्थना की थी। इस तरह बहादुर शाह को चित्तौड़ पर आक्रमण का अच्छा बहाना मिल गया था। उसके सैनिकों ने रणथंभौर, गागरौन, तिलहटी आदि स्थानों पर अधिकार किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहते हैं सांगा की विधवा रानी कर्णवती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। हुमायूं ग्वालियर आया और वहां फरवरी और मार्च तक 1533 ईस्वी तक वह रुककर आगरा लौट गया। ग्वालियर में हुमायूं की उपस्थिति से आशंकित होकर बहादुर शाह ने कहते हैं मेवाड़ के साथ संधि कर ली, क्योंकि वह मुगलों और राजपूतों की सम्मिलित शक्ति का सामना नहीं करना चाहता था। मेवाड़ ने क्षतिपूर्ति के रूप में काफी धनराशि देने के साथ ही मालवा का वह भाग भी बहादुर शाह को लौटा दिया जिसे सांगा ने महमूद द्वितीय से प्राप्त किया था। बहादुर शाह के दरबार में मुगल शरणार्थी थे। शरणार्थी दो प्रकार के थे, अफगान शरणार्थी जिसमें आलम खां जिग्घाट, अलाउद्दीन लोदी, तातार खां थे, और मुगल शरणार्थी जिसमें सबसे प्रमुख मोहम्मद जमान मिर्जा था, जिसने बहादुर शाह के धन की सहायता से लगभग कहते हैं 10,000 मुगल सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। बहादुर शाह का दरबार जो है इस समय हुमायूं के विरुद्ध कहते हैं षड्यंत्र का केंद्र बना हुआ था और वह इनकी सहायता से दिल्ली का ताज पहनना चाहता था। हुमायूं और बहादुर शाह में कूटनीतिक संबंध अगर चल रहे हैं तो इस पर हमारी एक निगाह जरूर जानी चाहिए कि बहादुर शाह ने कूटनीतिक प्रयासों से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कहते हैं शेर खां को आर्थिक सहायता भेजी थी, जिसका अर्थ था कि आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। हुमायूं को भुलावे में रखने के लिए अगस्त 1533 में बहुमूल्य उपहार हुमायूं के पास भेजे। हुमायूं ने भी कहते हैं मैत्री पत्र भेजकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया था। कहते हैं बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ भी दिसंबर 1534 ईस्वी में संधि की थी, ताकि मुगलों से युद्ध के समय यहाँ से मतलब पुर्तगालियों के इधर से उसे भय न रहे। बहादुर शाह की कहते हैं महान योजना और उसकी असफलता कैसे रही। कहते चारों ओर से अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद उसने मुगल साम्राज्य पर 3 ओर से आक्रमण करने की महान योजना बनाई थी, लेकिन वह योजना असफल हो गई थी। अनुभवी मंत्रियों का विचार था कि अभियान के उद्देश्य को छिपाया नहीं जा सकेगा। फलस्वरूप क्या किया, शक्तिशाली मुगलों से दुश्मनी हो जाएगी, सेना को कई भागों में विभक्त कर वह कमजोर हो जाएगी। परंतु कहते हैं बहादुर शाह ने इन सब सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि उसके अभियानों का समाचार पाते ही हुमायूं बिहार से आगरा पहुंचा। तातार खां की सेना में कहते हैं दुर्भाग्यवश भाड़े के सिपाहियों की संख्या अधिक थी। अतः जिस समय मुगलों से संघर्ष शुरू हुआ तो तातार खां के पास 18,000 में से केवल 3,000 घुड़सवार ही शेष रहे। तातार खां कहते हैं युद्ध में मारा गया था। तातार खां की मृत्यु के साथ ही बहादुर शाह की जो महान योजना थी उसका अंत हो गया था। बहादुर शाह हुमायूं में कूटनीतिक पत्र व्यवहार चलता रहा और उसका क्या महत्व रहा, तो कहते हैं हुमायूं के गुजरात अभियान से पूर्व दोनों पक्षों से पत्र व्यवहार हुआ, जिसमें हुमायूं ने अपने पत्र में इस बात पर बल दिया कि बहादुर शाह ऐसे व्यक्तियों को शरण न दे जिससे दोनों राज्यों की मित्रता में शिथिलता आए। बहादुर शाह ने उत्तर में क्या लिखा कि हुमायूं की ये बातें शिरोधार्य हैं, लेकिन बहादुर शाह ने इस आश्वासन पर अमल नहीं किया। तो हुमायूं ने भी चेतावनी दी
कि दुष्परिणाम निकलने का उत्तरदायित्व बहादुर शाह पर ही होगा। हुमायूं कहते हैं जहां पत्र व्यवहार में समय नष्ट करता रहा, वहां बहादुर शाह जो था अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा था। हुमायूं का गुजरात अभियान और गुजरात विजय के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पता लगता है कि हुमायूं की भूल से चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। 1535 ईस्वी के शुरू में ही, प्रारंभ में ही हुमायूं मालवा की तरफ बढ़ा था। रायसेन दुर्ग जो है बिना किसी युद्ध के ही उसके हाथ में आ गया था। फिर वह सारंगपुर पहुंचा। उस समय बहादुर शाह कहते हैं चित्तौड़ को घेरे हुए था। हुमायूं के आक्रमण से बहादुर शाह कहते हैं चित्तौड़ का घेरा उठाकर राजधानी जो मांडू थी उसमें लौटकर अपने देश की रक्षा करना चाहता था, किंतु मंत्री सद्र खां की सलाह के अनुरूप उसने हुमायूं को पत्र लिखा कि वह तो हिंदुओं के विरुद्ध धर्म युद्ध में लगे हुए हैं, इसलिए तब तक उन पर आक्रमण न किया जाए क्योंकि घेरा अंतिम अवस्था में था। हुमायूं ने बेवकूफ़ी करी। यह बात सही मानकर सारंगपुर और उज्जैन में प्रतीक्षा करना उसने उचित समझा। हुमायूं की यह जबरदस्त सैनिक और राजनीतिक भूल मानी जाती है। यदि इस समय वह राजपूतों की सहायता करता तो राजपूत सदैव के लिए हुमायूं के मित्र बन जाते, परंतु हुमायूं यह समझ ही नहीं पाया। भारी संघर्ष और विनाश के बाद 8 मार्च 1535 ईस्वी को चित्तौड़ पर कहते हैं गुजरात का अधिकार हो गया। मंदसौर का घेरा हुआ। चित्तौड़ के पतन के बाद हुमायूं बहादुर शाह से युद्ध करने के लिए उज्जैन से मंदसौर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। प्रमुख सेनानायक ताज खां और सद्र खां की सलाह पर भी बहादुर ने मुगल सेना पर तुरंत आक्रमण नहीं किया, जबकि गुजराती सेना इस समय जोश में भी थी, लेकिन तोपची रूमी खां ने तोप खाने का खुली लड़ाई में उपयोग नहीं किया जा सकता, यह कहकर इस सुझाव का विरोध किया था। 14 अप्रैल 1535 ईस्वी को मोहम्मद जमान मिर्जा 500 घुड़सवारों के साथ मुगलों पर टूट पड़ा। मुगल सेना के आगे आते ही कहते हैं वो तोपों के गोलों के आगे भुन गए। तब हुमायूं ने अपना घेरा और अधिक कठोर करके गुजराती सेना की रसद जो सामग्री थी वो उन तक पहुंचने नहीं दी। इनके अभाव में कहते हैं गुजराती फौज में निराशा छाने लगी और तब इन परिस्थितियों का फायदा उठाया हुमायूं ने और 25 अप्रैल को अचानक ही शत्रु पक्ष पर खुलकर उसने आक्रमण कर दिया। कहते हैं बहादुर शाह 25 अप्रैल की रात को ही जवाहरात, तोपखाना आदि को नष्ट क्यों किया? ताकि वो शत्रु के हाथ में न लग सके। हाथियों की सूंडें काटकर वह भाग गया। कहते आधी रात को ही इतना कोलाहल सुनकर भी हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं वह मुड़कर आक्रमण न कर दे। इसलिए हुमायूं अपने खेमे में ही उसका इंतजार करता रहा। हुमायूं की सेना ने गुजराती सेना का पीछा किया। बहादुर शाह की विषम परिस्थितियों से लाभ उठाकर राजपूतों ने क्या किया? चित्तौड़ पर वापस से अपना अधिकार जमा लिया। कहते हैं हुमायूं का मांडू पर अधिकार और मांडू में उसने किस तरह से कत्लेआम किया था। कहते हैं बहादुर शाह का पीछा करते हुए हुमायूं ने मांडू के दुर्ग से 3 मील दूरी पर अपना पड़ाव डाला था। हुमायूं यह जानता था कि वह आसानी से इस दुर्ग को अधिकृत नहीं कर सकेगा और बहादुर शाह भी इस बात को जानता था। अतः हुमायूं ने संधि प्रस्ताव भेजा और कि वर्षा ऋतु में युद्ध करना उपयुक्त नहीं होगा। गुजरात के उस भूभाग पर बहादुर का अधिकार रहेगा जो उसे पूर्वजों से मिला था, जबकि मालवा और अन्य स्थानों पर मुगलों का अधिकार होगा। संधि की शर्तें जब तय हो गई तो गुजराती सैनिक तो असावधान हो गए, लेकिन उसी रात 200 मुगल सैनिकों ने सीढ़ियों की सहायता से दुर्ग में प्रवेश करके दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, जिससे दुर्ग में मुगल सैनिक अंदर प्रवेश कर गए और सद्र खां अपने सैनिकों सहित युद्ध में मारा गया। मंगलवार के दिन कहते हैं लाल वस्त्र पहनकर हुमायूं ने मांडू में कत्लेआम का आदेश देकर मांडू में खून की नदियां बहा दी। बहादुर शाह के मंचू नामक कहते हैं गायक के गाने से प्रभावित होकर हुमायूं ने कत्लेआम करना बंद करवाया था। चंपानेर पर अधिकार, रंग रलियों में समय और धन का अपव्यय किस तरह से हुमायूं ने किया। कहते हैं कैम्बे में कुछ दिन रुकने के बाद हुमायूं ने चंपानेर दुर्ग को घेरा। 4 महीने के घेरे के बाद हुमायूं के किसानों के दल से दुर्ग की दीवार के निकट का चोर मार्ग का पता लगा। हुमायूं ने कहते हैं दुर्ग पर बाहर से आक्रमण का प्रदर्शन किया और दूसरी ओर चुपचाप 70-80 फुट मोटी ऊंची दीवार में सीढ़ी लगवाकर 300 मुगल
जो थे वो दुर्ग की दीवार पर चढ़कर दुर्ग के द्वार पर अधिकार करने में सफल हो गए थे। इस दुर्ग में गुजरात के बादशाहों का कहते हैं राजकोष संचित था। बहादुर शाह कहते हैं भागने की जल्दी में इसे साथ ले जाना भूल गया था। विजय के उपलक्ष्य में हुमायूं ने चांदी और सोने के सिक्के बांटे और वह कहते हैं राग रंग में इतना मस्त हो गया कि लगान वसूल करने का उसे कोई प्रबंध नहीं किया। इसलिए कहते हैं गुजरात की जनता ने बहादुर शाह को लगान वसूल करने के लिए आमंत्रित किया। इमादुल मुल्क द्वारा राजस्व वसूल करने पर हुमायूं का जो सपना था वो टूटा और उसने युद्ध के द्वारा इमादुल मुल्क को परास्त किया था। कहते हैं हुमायूं द्वारा गुजरात का शासन प्रबंध कैसे किया गया। सलाहकारों ने हुमायूं को सलाह दी थी कि वह बहादुर शाह के साथ उदार व्यवहार करके उसे पुनः गुजरात का शासक नियुक्त कर दे। उससे दो लाभ होंगे। पहला लाभ क्या होगा, वह सदा के लिए मुगलों का मित्र बन जाएगा और दूसरा लाभ होगा शेर खां के साथ संघर्ष जब होगा तो वो मुगलों का साथ देगा। लेकिन हुमायूं ने इस विवेकपूर्ण सुझाव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जिसे मैंने तलवार के बल पर जीता है उसकी शासन व्यवस्था दिल्ली के अधीन रहनी चाहिए। इसलिए गुजरात को 5 भागों में विभाजित किया उसने। हुमायूं की गुजरात जो शासन व्यवस्था है उसकी जो उसमें भूलें हैं वो इस तरह से हैं कि गुजरात को बहादुर शाह के अधीन न करना उसकी भूल थी, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वह मुगलों की विरोधी थी। अस्करी को जिसे शासन प्रबंध का अनुभव ही नहीं था वहाँ नियुक्त किया, वो भी उचित नहीं था। गुजरात में कोई खालसा भूमि ही नहीं रखी गई। अस्करी की सहायता के लिए कहते हैं सैनिक भी कम संख्या में छोड़े, जबकि गुजरात की परिस्थितियों की मांग थी कि वहाँ मुगलों की एक शक्तिशाली सेना रखी जाए। कहते हैं गुजरात अभियान में हुमायूं लंबे समय तक व्यस्त रहा। इस दौरान उसके उत्तरी साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए और शांति व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो गया था कि हुमायूं का गुजरात को खो देना। हुमायूं के लौटने के बाद 3 महीने तक गुजरात में शांति बनी रही, परंतु अस्करी और मुगल अमीरों का रंग रलियों में समय नष्ट करने के कारण वहां की जनता में आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने बहादुर को आमंत्रित किया, वह भी गुजरात के निकट ड्यू द्वीप में था। अंत में गुजरात से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। कहते हैं हुमायूं का गुजरात अभियान जो था वो जय और पराजय का अभियान रहा। वह अपनी गलतियों के कारण गुजरात को खो बैठा। धन्यवाद।